नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की नदियां पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिणी भारत की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं उनकी डिटेल में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम दक्षिणी भारत की ऐसी नदियों की चर्चा करेंगे जो अरब सागर की तरफ बहती है, यानी कि अरब सागरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा इससे। तो लेट शुरू करते हैं। ऐसी नदियां जो अरब सागर की तरफ अपना पानी ले जाती हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। अब ये देखिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की बात हमने डिटेल में पहले कर ली है। यहाँ देखिए, ये नर्मदा नदी है। तो ये एक ऐसी नदी है जो सामान्यतः विपरीत दिशा में बहती है, क्योंकि दक्षिणी भारत की अधिकांश जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको बारे में हम एक ट्रेंड देखते हैं कि वो इधर से निकलकर यूं बहती है, यानी कि पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है। लेकिन ये एक ऐसी है जो पूर्वी मध्य हिस्से से निकल करके पश्चिम की तरफ बहती है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है। मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वहां के लिए। अगर हम पानी के एस्पेक्ट्स और बाकी सारे जो नदी के फायदे होते हैं उसके संदर्भ में देखें तो नदी का जो उद्गम स्थल है वो मैकाल रेंज जो है, मैकाल जो श्रेणी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, वहां अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है मैकाल रेंज में। और मध्य प्रदेश वाले जो जो उस अमरकंटक पहाड़ी का मध्य प्रदेश की तरफ वाला जो हिस्सा है उससे वो नदी निकलती है। और उसके बाद ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। यहाँ विंध्याचल पर्वत है और यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, उनके बीच में बहती हुई ये आगे की तरफ बहती है और फिर गुजरात के अंदर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, भरूच के आसपास। ठीक है, वहां भरूच जगह है, वहां ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर होगी। और ऐसे अगर हम किसी नदी के सहारे भारत को दो भागों में बांटना चाहें तो वो इसी नदी से बांटते हैं कि नर्मदा से उत्तर वाला उत्तरी भारत, दक्षिण में दक्षिणी भारत है। इसी तरह से किसी पर्वत से बांटना चाहें तो वो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में उत्तरी भारत, दक्षिण में दक्षिणी भारत। किसी अक्षांश के सहयोग से बांटना चाहें तो वो कर्क रेखा है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड हो जाता है। अब इस नदी के लिए एक और विशेष बात जो है वो ये कि ये नदी ब्रंश घाटी में बहती है, फ्लोइंग इनटू फाल्ट वैली। अब यहाँ देखिए, इधर विंध्याचल पर्वत है, इधर सतपुड़ा पर्वत है। दोनों पर्वत पहले ऐसे थे, लेकिन बीच वाला कुछ हिस्सा टूटा और वो नीचे धस गया, ऐसे बिल्कुल नीचे खड्डा बन गया। तो अब एक हिस्सा विंध्याचल का उधर ऊंचा है, सतपुड़ा का इधर ऊंचा है, बीच में वो फाल्ट जो नीचे धसा, तो उस वैली में से होके ये नदी आगे की तरफ बहती है। और इसी तरह से अगर हम भारत में फाल्ट में बहने वाली कुछ नदियों के एग्जाम्पल देखें तो ये महानदी भी फाल्ट में बहती है। यहाँ दामोदर नदी भी फाल्ट में बहती है। इसके ठीक दक्षिण में तापी नदी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो भी फाल्ट में बहती है। चंबल नदी भी, उसका भी कुछ हिस्सा फाल्ट में बहता है। तो चाहे हम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर या चंबल, ये कुछ ऐसी नदियों के एग्जाम्पल है भारत के अंदर जो फाल्ट में बहते हैं। लेकिन फाल्ट में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी जो है। दूसरी इसकी एक खास बात ये भी है कि इसके किनारे पर कुछ बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें से भरूच तो अभी है ही है, मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश में यहाँ ओमकारेश्वर है, यहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश की जगह है, और जबलपुर। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े शहर इसके किनारे पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, खास बात इस नदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनमें से ये एक है, ये नदी एस्चुरी बनाती है। भारत में एस्चुरी बनाने वाली नदियों में सबसे प्रसिद्ध नदी हम कहें, एस्चुरी को हम हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। सामान्यतः नदियां, जो बड़ी नदियां होती है, वो क्या करती है, अपने मुहाने के आसपास डेल्टा बनाती है। जैसा हमने गंगा में देखा, गोदावरी में देखा, ब्रह्मपुत्र में, कावेरी में। लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है, लेकिन फिर भी ये डेल्टा नहीं बनाती। उसका रीजन ये है कि एक तो ये फाल्ट वैली में बहती है, दूसरी चीज ये जहां से बह रही है वहां मजबूत चट्टाने हैं। तो डेल्टा बनाने के लिए इसको उतना मलबा नहीं मिलता है जितना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां लेके आती है। तो मुहाने पे इसका डेल्टा बनता नहीं है।
और इसकी जो वैली है वो फॉल्ट पड़ने की वजह से नीचे धंस गई है, तो वो वैली बहुत गहरी हो गई, तो अभी भी वो नदी उस वैली को भरने का ही काम कर रही है, क्योंकि ज्यादा मलबा मिलता नहीं तो वो भी आसानी से भरेगी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर इसका मुहाना जहां पर है वहां डेल्टा नहीं बनता। अब मुहाने के पास डेल्टा नहीं है तो फिर क्या होता है, जब ज्वार के समय समुद्र का पानी ऊंचा उठता है तो वो नदी में पीछे की तरफ चलता है वापस, उसको हम ज्वार नदमुख कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा, उसको हम ज्वार नदमुख कहते हैं। किसी किताब में 27 किलोमीटर लिखा है, किसी में 25 किलोमीटर लिखा है, किसी में 20 किलोमीटर लिखा है, लेकिन वो ज्वार पर डिपेंड करता है कि ज्वार ज्यादा ऊंचा आएगा तो पानी ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये जो एस्चुरी है वो नर्मदा की एस्चुरी भारत में सबसे प्रसिद्ध है। इसी तरह की ताप्ती में भी होता है, तो वो भी डेल्टा नहीं बनाती, उसमें भी एस्चुरी बनती है। हालांकि हुगली में भी एस्चुरी बनती है, लेकिन वहां डेल्टा बन जाता है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। बाकी हुगली हुगली की एस्चुरी भी काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है भारत में। एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है एस्चुरी के एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए इसका अपार क्षेत्र है, ये देखो बिल्कुल पतला। आप जैसे गंगा नदी के अपार क्षेत्र काफी बड़ा, गोदावरी का, दामोदर का, ब्रह्मपुत्र का, उस ब्रह्मपुत्र का भी काफी बड़ा ड्रेनेज, लेकिन इसका एक पतला सा ड्रेनेज एरिया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ पर्वत आ जाते हैं तो पर्वतों से निकल के नदियां उसके अंदर समा जाती हैं सारी। तो एक पतला सा लीनियर पैटर्न में इसका अफवाह तंत्र बनता है। और वो जो पूरा ड्रेनेज एरिया है वो 97,410 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है लगभग, डेटा है। साथ ही ये जो अफवाह तंत्र है ये मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा फैला हुआ है, और थोड़ा यहाँ महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा गुजरात के अंदर भी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। अगर हम इस नदी के विवाद को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इस पे नर्मदा सागर एक डैम बनाया गया, उसको लेकर, उसके पानी को बंटवारों को लेकर थोड़ा विवाद इसके बीच में है, इन इन राज्यों के बीच में है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो नॉर्थ से आके जो नदियां इसके अंदर गिर रही हैं उसमें बरना, हिरन, कर्मा, चोरल, लोहार। इसी तरह से साउथ से आके जो नदियां इसके अंदर गिरती है उसमें शक्कर, शेर, तवा, डूडी, गुंजल, ये कुछ सहायक नदियां हैं जो नॉर्थ और साउथ से इसमें गिरती हैं। ये एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात हम कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है उसमें भेड़ाघाट जगह पर है। यहाँ देखिए इसकी कुल हाइट 10 मीटर है। तो नदी यहाँ से 10 मीटर की हाइट पर नीचे गिरती है। जब मानसून का सीजन होता है, पानी ज्यादा होता है, तो ये पानी का जो अमाउंट है वो काफी बढ़ जाता है। अदरवाइज गर्मी में भी पानी इस पे नीचे गिरता रहता है। तो काफी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। इस पूरे क्षेत्र में देखें तो यहाँ बहुत ही मजबूत चट्टाने हैं। इसके थोड़ा सा आगे हम देखें तो रंग बिरंगा मार्बल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है और एक ज्योग्राफिकल फीचर है, अच्छे से इसको हम देखें तो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जब गर्मी के सीजन होता है तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तब आप क्लियरली देख सकते हो ये रॉक्स कैसी हैं, देखिए और बहुत रंग बिरंगे सारे ये चट्टान हैं जो देखने में काफी आकर्षक लगती है। और यहाँ खड़े होके हम इसको व्यू पॉइंट बना रखा है सरकार ने, यहाँ खड़े होके हम देख सकते हैं। रोप वे भी यहाँ भी चला हुआ है, पिछले कुछ समय में यहाँ गया भी था। तो काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए और ज्योग्राफी को और वाटरफॉल जैसे फिनोमिना को समझने के लिए। तो ये जो सॉरी धुआंधार वाटरफॉल बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इस नदी का है। अब हम अगली रिवर की बात करेंगे, तापी, या इसको हम ताप्ती भी लिखते हैं, तो दोनों ही बात है। ये नदी यहाँ नर्मदा है और इसके ठीक दक्षिण में यहाँ ये तापी नदी है। ये नदी सतपुड़ा पर्वत से मध्य प्रदेश के अंदर निकलती है और वहाँ मुल्ताई नगर है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके पास से ये इस सतपुड़ा रेंज से निकलती है। और फिर ये पश्चिम की तरफ ही चलती है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों पैरेलल चलने वाली रिवर्स हैं एक दूसरे के। और फिर ये आगे खंबात की खाड़ी में ही गिरती है गुजरात के अंदर बहने के बाद। 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है लगभग, और ड्रेनेज एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग। तो ये इस तरह से ऐसे बहती है। और इसका जो ड्रेनेज एरिया देखेंगे तो वो भी एक लीनियर पैटर्न में ही है, पतला पतला सा ये ड्रेनेज एरिया इस तरफ चलता है, जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है ड्रेनेज एरिया का। सूरत यहाँ पर स्थित है। ये कई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये सूरत यहाँ पे है।
एक और छोटी रिवर की हम यहाँ पे बात करेंगे, माही। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से थोड़ी नॉर्थ में बहती है। उसके बाद ये नदी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में बहती है और वहां ये कर्क रेखा को क्रॉस करती है। तो कर्क रेखा को ये नदी 2 बार क्रॉस करती है, एक बार जब ये नॉर्थ में जाती है, दूसरी बार जब ये वापस साउथ में आती है। वो उल्टा अंग्रेजी का जो यू शेप है वो बनाती है इस तरह का, और फिर ये नदी वापस राजस्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। इसी तरह से साबरमती रिवर ये दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले से निकलती है, जहां अरावली की पहाड़ियां हैं, और वहां से ये नदी गुजरात में बहती है। गुजरात में महात्मा गांधी के जो आश्रम है वो इसी नदी के किनारे हैं। हमने गाना भी सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो साबरमती के किनारे पर ही वो सारे आश्रम बने हुए हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो वो है लूनी नदी। ये मध्य राजस्थान में अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। वहां 2 छोटी छोटी धाराएं हैं, सरस्वती और सागरमती। वो दोनों धाराएं आपस में जब मिलती हैं तो फिर उसे लूनी कहा जाता है। और उसके बाद ये नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये नदी पहुंचने के बाद में साउथ में मुड़ जाती है, और वहीं से इस नदी का पानी खारा भी हो जाता है, सैलाइन हो जाता है। इससे पहले मीठा रहता है, लेकिन यहाँ से फिर वो पानी खारा हो जाता है, और ये नदी अंत में आके यहाँ कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, लूनी। इधर मरुस्थल से होके और इस डेजर्ट में बहने वाली सबसे प्रमुख नदियों में से हम इसको मानते हैं, लूनी को। अब हम कुछ और छोटी छोटी नदियों की बात करेंगे जो इन राज्यों में बहती हैं और अरब सागर में गिरती है। जैसे हम बात करेंगे केरल की, तो उसमें पेरियार, भरतपुजा, या इस नदी को नीला, पोनानी या कोट्टीपुरम भी कहते हैं, सब इसी के नाम है। सबसे प्रसिद्ध नाम इसका भरतपुजा है। इसके बाद दूसरी एक नदी है पाम्बा, या पाम्पा भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां केरल की है। इसी तरह से अगर हम कर्नाटक की बात करें तो शरावती, गंगावली, या इसको बेदती भी कहते हैं। गोवा में बहने वाली जुआरी और मंडोवी। वैतरणा नदी महाराष्ट्र में बहती है, और गुजरात के अंदर भादर, शेत्रुनिजी और ढाढर। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो इधर से निकलती हैं। और यहाँ वेस्टर्न घाट है, अगर हम देखें तो उस वेस्टर्न घाट से निकलकर छोटी छोटी नदियां, किसी की 100 किलोमीटर लंबाई है, किसी की 150 है, इस तरह से बहुत छोटी छोटी रिवर्स ये सारी हैं। तो स्टेट वाइज ये हम ध्यान रख सकते हैं इन नदियों का। बहुत छोटी छोटी रिवर्स ये इस तरफ बहती है। यस, अभी मैंने कर्नाटक में एक नदी की बात की थी, शरावती नदी। ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के अंदर। ये नदी एक वाटरफॉल का निर्माण करती है, जलप्रपात का, जिसको हम जोग फॉल्स कहते हैं, या इसके कई सारे दूसरे नाम भी है। इसको गेरुसोप्पा भी कहा जाता है, गैरसोप्पा भी कहा जाता है, जोगाड़ा गुंडी भी इसको कहते हैं। कुल हाइट इसकी 253 मीटर है। तो भारत के जो कुछ प्रमुख ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल हैं उनमें इसकी जो गणना की जाती है। और बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है कर्नाटक के अंदर ये भी, और बहुत फेमस वाटरफॉल है। अब मैं कुछ ऐसी रिवर्स के एग्जांपल दे रहा हूँ जो भारत के अंदर काफी डिस्प्यूटेड है। भारत के अंदर एक एक्ट बना है जिसको हम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट कहते हैं, 1956 में बना था। इसी एक्ट के तहत जितना भी पानी को लेकर या नदियों को लेकर विवाद होता है उसको दूर करने का सरकार प्रयास करती है। सबसे चर्चित विवाद भारत के अंदर जो है इंटरस्टेट, वो कावेरी विवाद है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, इनके बीच में बहुत विवाद है इसके पानी के बंटवारे को लेकर, और कभी कभी तो हिंसा तक फैल जाती है। इतना इतना संगीन, मतलब इतना महत्वपूर्ण डिस्प्यूट है ये। दूसरा कृष्णा विवाद, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। गोदावरी विवाद, अगर हम कहें गोदावरी गोदावरी विवाद अगर हम कहें तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा इनके बीच में है। नर्मदा विवाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। इसी तरह से अगर हम पड़ोसी देशों के साथ देखें तो 2 चर्चित विवाद हैं। एक गंगा विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। एक्चुअली क्या है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे जस्ट पहले हमने एक बांध बनाया है, फरक्का बांध कहते हैं हम उसको, उससे हम पानी रोक लेते हैं। तो बांग्लादेश को उससे आपत्ति है कि हमारा पानी आप रोक लेते हैं। भारत ने ये डैम इसलिए बनाया है कि जो कोलकाता बंदरगाह है वहाँ सारी सिल्ट वगैरह की और इसकी समस्या आती है, पॉल्यूशन की भी समस्या आती है, तो वो पानी वहां रोक के
हुगली नदी में उसको छोड़ा जाता है ताकि वो सारी सिल्ट वहां से गायब हो जाए, आगे चली जाए और पॉल्यूटेड वाटर है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से ये इन दोनों के बीच में विवाद है। और सिंधु नदी तंत्र का तो मैंने पहले आपसे बात की थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस पूरी समझौते को हमने सिंधु नदी तंत्र में पढ़ा ही है। ये कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं और भी हैं, लेकिन ये कुछ खास हैं, कुछ बड़े विवादास्पद मुद्दे हैं। तो हमने इन सारी नदियों के बारे में यहाँ पर समझा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप इसके जवाब देंगे। सबसे पहला, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच होकर बहती है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? केरल की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। जुआरी और मांडवी या मंडोवी नदियां किस राज्य में बहती है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत में ब्रह्मस घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो आप इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। अगर आपको इनके आंसर नहीं याद हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में और मिलेंगे, जिसमें हम भारत के प्रमुख बांधों के बारे में और भारत के प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आसपास पेड़ों और पानी को बचाइए। यह वीडियो आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।